नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, रासायनिक आबंध। जिस रासायनिक आबंध की क्लास फर्स्ट है आज। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि रासायनिक बंध कितने प्रकार के होते हैं या किस किस प्रकार से बंध बनते हैं, इनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो पहले बात करते हैं संयोजकता की। कि संयोजकता क्या होती है? कि जो कोई परमाणु होता है वो जो रासायनिक बंध बनाता है, उन रासायनिक बंधों की संख्या ही क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी परमाणु द्वारा बनाए गए रासायनिक बंधों की संख्या जो रासायनिक बंधों की संख्या वही क्या होती है? संयोजकता। संयोजकता कहलाती है। कि संयोजकता जो होती है किस पर निर्भर करती है? जो कोई परमाणु होता है उसके बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन पर संयोजकता निर्भर करती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि परमाणु की संयोजकता उसके बाह्यतम कोश या संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर करती है। तो अलग लाइन बना के लिख लीजिए कि किसी परमाणु की संयोजकता, परमाणु की संयोजकता उसके बाह्यतम कोश या संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर करती है। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं कि संयोजकता होती है, ऑक्सीकरण अंक होते हैं या फिर संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो आवर्त सारणी में कैसे ज्ञात किए जाते हैं। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ये तो हो गए एस ब्लॉक के एलिमेंट। और ये कौन से हो गए? पी ब्लॉक एलिमेंट, बोरॉन से लेकर नियोन तक। यहाँ पे फ्लोरीन तक हम बात करेंगे कि संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं या फिर संयोजकता या ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये एस ब्लॉक के, ये पी ब्लॉक के एलिमेंट है। तो इसमें क्या ज्ञात करना है कि संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। हमने आवर्त सारणी में पढ़ा था कि समान वर्ग के तत्वों को एक ही वर्ग में रखा गया है। तो अगर हाइड्रोजन की संयोजकता एक होगी तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम सभी तत्वों के एक वर्ग के तत्वों की संयोजकता क्या होगी? समान होगी। तो हाइड्रोजन के संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? एक।
बेरिलियम के 2, बोरोन 3 और फ्लोरीन के बाह्यतम कोश में, संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये नाभिक है, ये पहला कक्षक, ये इसके संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन। तो पहले में 2, फिर 8, 18 संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन ऐसे बनाए जाते हैं और इनका क्रम क्या होता है? K, L, M और N। जो प्रथम कोश होता है उसको कैसे दर्शाते हैं? K, L, M, N से। जैसे बोरोन कितने नंबर पर आ गया? 5 नंबर पे। तो 5 नंबर पे प्रथम कोश में कितना है? 2 और दूसरे में 3। तो बोरोन के संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। ये तो क्या हो गई? संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। फिर आगे हम बात करेंगे कि ऑक्सीकरण अंक और संयोजकताएं क्या होती है। तो प्रथम वर्ग के तत्वों में संयोजकता क्या होगी? एक होगी। बेरिलियम में 2, 3 और कार्बन वर्ग के परमाणु में 4। और नाइट्रोजन की संयोजकता 2 होती है, एक 5 होती है और एक 3 होती है। वो एलिमेंट का उस अणु पर निर्भर करती है कि इसकी संयोजकता 3 होगी या 5 होगी। ऑक्सीजन की 2 और फ्लोरीन की 1। ये इसकी क्या हो गई? संयोजकता। और इसका ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? ऑक्सीजन नंबर जो परमाणु होता है उस परमाणु पर आवेश की संख्या ही ऑक्सीकरण अंक होता है। आवेश की संख्या ही ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। तो हाइड्रोजन पर कौन सा आवेश होगा? +1। बेरिलियम पे +2, बोरोन पे +3, कार्बन पे +4 और जो यहाँ पे ध्यान रखना नाइट्रोजन पर कितना आवेश होता है? -3। ऑक्सीजन पे O2-, तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया -2 और फ्लोरीन का -1। इन पर आवेश की संख्या होती है, वही क्या होती है? ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण अंक। तो इस प्रकार हम सीधे आसानी से किसी भी एलिमेंट का पूछ लिया, जैसे पूछ लिया कि सेलेनियम का ऑक्सीडेशन नंबर है, तो सेलेनियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? -2। संयोजकता क्या होगी? 2 और संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेलेनियम में कितनी होगी? 6। तो इस प्रकार हम किसी भी एलिमेंट की आवर्त सारणी में चाहे संयोजकता हो, चाहे ऑक्सीडेशन नंबर हो, या संयोजी या बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो, ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे बात करते हैं कि जो रासायनिक बंध होता है वो कितने टाइप का होता है। वैसे मुख्य रूप से देखा जाए तो जो रासायनिक बंध होता है रासायनिक बंध मुख्य रूप से 2 तरह के बंध बनाता है, एक तो प्रबल और दूसरा दुर्बल। जो प्रबल बंध होता है उसको तोड़ने में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और जो दुर्बल होता है उसमें तोड़ने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रासायनिक बंध 2 प्रकार के बंध बनाता है, एक तो प्रबल बंध और दूसरा दुर्बल बंध। दुर्बल बंध। जो प्रबल बंध होता है वो 3 प्रकार का होता है, आयनिक, सहसंयोजक और उपसहसंयोजी। 3 प्रकार का होता है। जो
जो प्रबल बंध होता है इसे तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो तीन कौन कौन से प्रकार हो गए? पहला आयनिक, दूसरा सहसंयोजक और तीसरा उपसहसंयोजी। आयनिक बंध क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से आयनिक बंध बनते हैं। तो इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा। और सहसंयोजक बंध, इसमें ये सहसंयोजक बंध किन किन के मध्य बनता है? ये दोनों धातुओं के मध्य बनता है, मतलब नॉन मेटल परमाणु के मध्य सहसंयोजक बंध बनता है। नाम से स्पष्ट है, सहसंयोजक मतलब इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी होगी। साझेदारी से आयनिक बंध का, रासायनिक बंध का निर्माण होगा, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से। और उपसहसंयोजी बंध क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन युग्म किसी एक अणु के द्वारा सीधे ही इलेक्ट्रॉन युग्म का आदान प्रदान, जैसे जो इलेक्ट्रॉन युग्म देता है उसे दाता और जो ग्रहण करता है उसे ग्राही। तो इस प्रकार हम उपसहसंयोजी की बात करेंगे। इसमें क्या होता है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है। और दुर्बल बंध दो प्रकार के होते हैं, जिन्हें तोड़ने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे पहला हाइड्रोजन बॉन्ड और दूसरा वांडरवाल बंध। वांडरवाल बंध और हाइड्रोजन बंध, जिन्हें तोड़ने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार रासायनिक बंध दो प्रकार के बंध बनाता है, प्रबल बंध और दुर्बल बंध। तो इसके बारे में पहले आज बात करेंगे कि प्रबल बंध में आयनिक सहसंयोजक और उपसहसंयोजी बंध। तो पहले बात कर लेते हैं कि आयनिक बंध क्या होता है। आयनिक बंध बताया था कि इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से। जैसे इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान। जैसे कोई परमाणु है सोडियम और क्लोरीन, तो सोडियम जो होता है इसके वायतम कोश में कितने परमाणु हैं? 2, 8 और 1। और क्लोरीन के 2, 8 और 7, 17 नंबर पे आता है। तो 2, 8, 10 और 7, 17। तो इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से। तो सोडियम को अपना कक्षा पूर्ण करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को त्यागने की आवश्यकता है और क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना है। तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे देगा किसको? क्लोरीन को। तो क्लोरीन को दे देगा तो क्लोरीन पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव आवेश, और सोडियम पे प्लस आवेश। तो Na प्लस और Cl माइनस। तो इसमें कितने हो जाएंगे एटम? 2, 8 और जो एक इलेक्ट्रॉन था उसका क्या कर दिया था? वो दान कर दिया था किसको? क्लोरीन को। तो इस पर क्या आ गया? पॉजिटिव आवेश, और क्लोरीन पे नेगेटिव आवेश। 2, 8, 8। तो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? आयनिक बंध कहलाता है। और जो आयनिक बंध होता है इनके भौतिक गुणों की बात करते हैं कि आयनिक गुण कैसे गुण प्रदर्शित करता है। कि आयनिक गुण होता है वो धातु और अधातुओं के मध्य बनता है। धातु व अधातुओं के मध्य।
आयनिक बंध धातु और अधातुओं के मध्य बनता है। और किन किन के मध्य बनता है? विद्युत धनी और विद्युत ऋणी तत्वों के मध्य बनता है। विद्युत धनी पॉजिटिव आवेश और विद्युत ऋणी नेगेटिव आवेश। विद्युत धनी व विद्युत ऋणी परमाणु के मध्य बनता है। ये 2 पॉइंट धातु अधातुओं के मध्य, विद्युत धनी और विद्युत ऋणी परमाणुओं के मध्य। और जो आयनिक बंध से जो यौगिक बनते हैं, आयनिक बंध से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक कहलाते हैं। और इनके जो गलनांक क्वथनांक होते हैं वो क्या होते हैं? हाई होते हैं। आयनिक बंधों के गलनांक क्वथनांक उच्च होते हैं। गलनांक क्वथनांक क्या होते हैं? उच्च प्रकृति के होते हैं। और इनके इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के कारण ये अदिशात्मक प्रकृति के होते हैं। अदिशात्मक प्रकृति के होते हैं। वो मुख्य रूप से अदिशात्मक प्रकृति के क्यों होते हैं? क्योंकि आयनिक यौगिक 2 रूप में होता है, एक तो विलयन रूप में और दूसरा विलयन या गलित अवस्था। विलयन और गलित अवस्था में ये क्या होते हैं? विद्युत के सुचालक होते हैं। विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक। जबकि ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। तो विलयन अवस्था, गलित अवस्था और ठोस अवस्था के आधार पर विद्युत के सुचालक और कुचालक होते हैं। इसी कारण ये अदिशात्मक प्रकृति दर्शाते हैं। तो ये हो गया हमारा आयनिक बंध। आयनिक बंध नाम आते एक ही बात ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान, और ये इनके हो गए गुण। और ये ध्यान रखना कि ये अदिशात्मक प्रकृति के होते हैं। फिर हम आगे बात करेंगे सहसंयोजक बंध की। सहसंयोजक बंध क्या होता है? सहसंयोजक बंध सहसंयोजक बंध जिसमें इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से रासायनिक बंध का निर्माण होता है। जैसे एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी तो सिंगल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी तो डबल बॉन्ड, और 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी तो ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण होता है। तो हम ऐसे बात कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की समान साझेदारी से रासायनिक बंधों का या सहसंयोजक बंधों का निर्माण होता है। इलेक्ट्रॉनों की समान साझेदारी से सहसंयोजी बंधों का निर्माण होता है। सहसंयोजक बंधों का निर्माण होता है। जैसे एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी, एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी,
तो सिंगल बॉन्ड का निर्माण होगा। सिंगल बॉन्ड, और वहीं पे दो दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, दो दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी तो डबल बॉन्ड का। और तीन तीन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण होता है, ट्रिपल बॉन्ड का। तो इससे जैसे समझ लेते हैं सिंगल बॉन्ड का कैसे होगा, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी। जैसे तीन एग्जाम्पल है, क्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन N2। तो पहले बात करते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ तक कितने हैं 17 नंबर पे। तो प्रथम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, दूसरे में 8 और तीसरे में कितने आएंगे, 8 होते हैं, लेकिन ये कितने पर आता है 17 पे। तो 2, 8, 10 और 7, 17। तो बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। इसके बाह्यतम कोश में कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। इसके भी बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेंगे। तो इसके पास 6 तो है, 1 साझा किया और इसने 1 साझा किया, तो ये कितने हो गए, 8। तो 1 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी तो सिंगल बॉन्ड का निर्माण होगा। और दूसरी बात करें, ये तो हो गए सिंगल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में जैसे ऑक्सीजन है, इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने नंबर पर आता है, 8 नंबर पे। तो 2, 6, बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये दो दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेंगे अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए। 6 इसके पास पहले, 2 की साझेदारी करेगा तो इसके पास कितने हो जाएंगे, 8। तो इस प्रकार दो दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से डबल बॉन्ड का निर्माण होता है। ये हो गया डबल बॉन्ड। आगे बात करते हैं नाइट्रोजन की N2। नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। तो ये 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेगा, 1, 2, 3। तीन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेगा तो इनका अष्टक क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। 3, 2, 5 इसके पास पहले से ही है और 3 और आएंगे तो कितने हो जाएंगे, 8। तो इस प्रकार 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण होता है। तो ये हो गए 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, 2 इलेक्ट्रॉन की और 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण होता है। अब इनके तो हमने बात कर ली थी कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। इनके बारे में बात करते हैं कि ये ए धातुओं के मध्य बनता है, नॉन मेटल परमाणु के मध्य, नॉन मेटल एटम्स के मध्य सहसंयोजक बंध बनता है 2 ए धातुओं के मध्य। और जो सहसंयोजक बंध से बने यौगिक क्या कहलाते हैं, सहयौगिक। सहसंयोजक बंध से जो यौगिक बनते हैं उन्हें सहयौगिक कहते हैं। ध्यान रखना कि सहयौगिक किसे कहते हैं। जो इनके आयनिक यौगिकों के गलनांक क्वथनांक क्या बताए थे, उच्च होते हैं, और वहीं इसके विपरीत सहसंयोजक बंध के गलनांक क्वथनांक निम्न होते हैं। क्या होते हैं, निम्न होते हैं। ठीक है, तो ये इनके गुणों की बात हो गई। तो इसका एक अपवाद है कि ये क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं।
जो सहसंयोजक बंध होते हैं वो विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। लेकिन इसका एक अपवाद है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत का सुचालक क्यों होता है, इसका कारण क्या है कि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति पाई जाती है। तो हम कह सकते हैं इसका कारण है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति, या मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ये विद्युत के सुचालक होते हैं। लेकिन ग्रेफाइट क्या है, विद्युत का सुचालक है, परंतु ये सहसंयोजक बंध बनाता है। फिर हम आगे बात करेंगे, तीसरा पॉइंट शुरू करते हैं, उप सहसंयोजक बंध। इसे नोट कर लीजिए। फिर आगे बात करते हैं कि रासायनिक बंधन में प्रबल बंध होता है, उसका तीसरा प्रकार है उप सहसंयोजक बंध। उप सहसंयोजक बंध क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन युग्म सीधे ही दान करता है, पूरा इलेक्ट्रॉन युग्म ही। आगे बात करते हैं उप सहसंयोजक बंध की। उप सहसंयोजी बंध कि वह बंध जिसमें बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म ही परमाणु द्वारा दिए जाते हैं। बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म, वह बंध जिस बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म ही परमाणु द्वारा दिए जाते हैं, ये ध्यान रखना। बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म, इसे उप सहसंयोजी बंध को सिंगल तीर से प्रदर्शित किया जाता है या दर्शाते हैं। इसे एक तीर की सहायता से दर्शाया जाता है। तो ये क्या आ गया, उप सहसंयोजी बंध। ये होता क्या है कि वे परमाणु या तत्व है जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, कि वह परमाणु जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, क्या बनाते हैं, उप सहसंयोजी बंध बनाते हैं। जैसे अमोनिया है और BF3 है। NH3 ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई, और BF3। तो इसमें जो नाइट्रोजन है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन युग्म है, तो सीधे ही किसको दे देगा, बोरोन को। तो इसे किससे दर्शाते हैं, एक तीर से दर्शाते हैं। तो इस प्रकार उप सहसंयोजी बंध का निर्माण हो जाता है। और जो इलेक्ट्रॉन का दान कर रहा है इसे दाता परमाणु, और ग्रहण कौन कर रहा है, बोरोन। तो ये क्या हो गया, BF3 ग्राही परमाणु। ये परमाणु क्या कर रहा है, दान कर रहा है, तो दाता परमाणु कह रहे हैं। इसी कारण सहसंयोजी बंध को डेटिव बंध भी कहते हैं, डेटिव बंध कहते हैं। और ध्यान रखना, ये विद्युत के कुचालक होते हैं और दिशात्मक प्रकृति के होते हैं। और ये ध्यान रखना कि उप सहसंयोजी बंध को ही डेटिव बंध कहा जाता है। इस प्रकार हमने आज जो रासायनिक बंध होते हैं उसमें प्रबल बंध की बात कर ली थी कि कौन कौन से होते हैं। कि रासायनिक में पहला आयनिक होता है, दूसरा सहसंयोजी और तीसरा उप सहसंयोजी बंध होता है। बाकी आगे की बात कल करेंगे। आगे कल हम अष्टक नियम या फिर लुईस संरचना उसके बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।